हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 8 ऑफ मैग्नेटिज्म। बेटा, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो जो आपका मटेरियल, जो आपका सब्सटेंस है, वो पहले से कैसा है, उसके अंदर जो भी डाइपोल मोमेंट एटम के बने हुए हैं वो सब रैंडम है, उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। और जैसे ही उस मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डाइपोल मोमेंट पर टॉर्क लगा करके सारे के सारे डाइपोल मोमेंट को अपनी लाइन में लेकर के आता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे सारे के सारे डाइपोल मोमेंट अपनी लाइन में आते जाएंगे, सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज होता जाएगा। और अगर सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज हो रहा है, डाइपोल मोमेंट एक लाइन में आते जा रहे हैं, तो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ेगा। इसका मतलब सब्सटेंस की जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब यह है कि कितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट एक लाइन में आया हुआ है। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट एक लाइन में आएगा उतना ही अधिक क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। मान लो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको पता है कि ये आपके पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ऐसे। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी डाइपोल मोमेंट होते हैं, सबके हर एक एटम के पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है ना। और लेकिन वो रैंडम होते हैं, जिससे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। अगर आपने इस पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो लगा दिया, ठीक है ना, ये इसको माना आपने, मान लो बी नॉट है। ठीक है ना। अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आपने बी नॉट लगा दिया तो सारे के सारे बी नॉट क्या करेगा, जितना भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पर रैंडम ओरिएंट होगा, सारे डाइपोल मोमेंट को बी नॉट के अलांग हो जाएंगे सारे के सारे डाइपोल मोमेंट। तो आप देखोगे डाइपोल मोमेंट आपको ऐसे मिल जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट सब को बी क्या करेगा, बी नॉट क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में कर देगा ऐसे। ठीक है ना। अब इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। देखिए ये डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे बढ़ेगा, ये डाइपोल, इसका मतलब अब ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था, जो पहले हर डाइपोल मोमेंट रैंडम था, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाने से इसमें क्या आ गया, इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो यहाँ पर जो इसका टोटल मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा एम टोटल। ठीक है बेटा जी। इसको जो लिखते कैसे हैं, मान लीजिए एक एटम का जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है उसको अगर आप म्यू मान लो, म्यू का मतलब ये म्यू, ठीक है ना। म्यू इज़ व्हाट, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम। ठीक है बेटा जी। तो अगर कुल कितने एटम मान लो है, एन एटम है, तो कैसे लिखेंगे इसको, टोटल डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, समेशन म्यू आई कहाँ से, 1 to n, ऐसा बुक में लिखा हुआ है ये वेक्टर में। इसका मतलब क्या हुआ कि आई को आप पहले आई को रखोगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3। इस समेशन का मतलब क्या हुआ कि आप म्यू आई को कहाँ तक, n तक ऐड करना है, म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 4 अप टू म्यू n। मतलब पहले का डाइपोल मोमेंट प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, सबका जब सम कर दोगे तो आपको टोटल डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तब टोटल डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी आपने कहा कि हमारा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, ये आपका ये जो है इसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया, उसको ऐसे डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है। और इसका मान लो कि टोटल वॉल्यूम कितना है, मान लो V है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डिफाइन कैसे हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल टू टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, जो सब्सटेंस का वॉल्यूम है ना।
टोटल डाइपोल मोमेंट जो m डेवलप हुआ है और जो इसका वॉल्यूम है, मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा एक लाइन में, उतना ही इसकी सब्सटेंस की जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा जी। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर पर मीटर। आई थिंक इस बात को समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। एक चीज़ और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, ठीक है ना, उस टाइम पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर का डाइपोल मोमेंट भी जीरो था और इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो थी, जो इनसाइड है, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल मोमेंट रैंडमनेस में थे बी नॉट कुल लगाने से पहले। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बी नॉट आपने लगाया तो सारा का सारा डाइपोल मोमेंट एक लाइन में आ गया और सब्सटेंस के पास डाइपोल मोमेंट आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया। ठीक है ना। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, कितनी फील्ड यहाँ डेवलप होगी। तो यहाँ लिखते हैं कि ड्यू टू, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना आप लोग कि देखो बेटा मैंने पॉइंट आउट किया है कि ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मटेरियल, जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आपने बी नॉट इस पर अप्लाई किया तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, है ना, डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। तो इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है, उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, बी आई इज़ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये फार्मूला आप याद रखोगे। और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इनसाइड जो डेवलप हुआ है मैग्नेटिक फील्ड उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको आगे चलकर इसका यूज करेंगे हम, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। आप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इन दोनों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। ठीक है बेटा। अब बेटा एक टर्म आएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। ये भी आपका फील्ड ही है। ठीक है ना। ये फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। बताता हूँ क्या होता है। इसको डिफाइन कैसे किया गया, इसको डिफाइन किया गया रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब अगर आपको डिफाइन करना, एच को डिफाइन करना है, एच होगा आपका बी नॉट जो आपने फील्ड लगा रखा है, और अपॉन बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और अपॉन आपका म्यू नॉट है। ठीक है ना। ये और ये एच आपका फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, अगर आपने मीडियम को चेंज किया तो बी नॉट चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अगर आपने मीडियम को चेंज किया तो बी नॉट चेंज होगा, एच आपका वही रहेगा जो पहले है। इसलिए एच की वैल्यू आपकी ये पूरी की पूरी ये जो आपका एच है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंज नहीं होने वाला है, मीडियम पर नहीं डिपेंड करने वाला है। म्यू नॉट चेंज होगा तो बी नॉट चेंज होगा, इनका रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है बेटा जी। इस चीज़ को आप लोग समझ के रखोगे तो आपको आगे चल के आसानी होगी कि बी नॉट और म्यू नॉट की मीनिंग क्या है। ठीक है बेटा जी। और ये जो है इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा एच के बराबर होगा। ठीक है बेटा जी। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है बेटा जी। अगर कोई मीडियम दूसरे मीडियम की बात करें, ये तो होगा वैक्यूम के लिए, क्योंकि बी नॉट और जो आपका म्यू नॉट वो वैक्यूम है। ठीक है ना। ये आपका होगा वैक्यूम के लिए। ओके। अगर फॉर अ मीडियम की बात करें, फॉर अ मीडियम, तो जो आपका एच होगा वो क्या होगा बेटा, वो डायरेक्टली आपका होगा बी मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम अपॉन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ये आपका एच। एच को आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। एच जो पहले था वही यहाँ भी है, अगर म्यू बदला तो आपका बी नॉट भी चेंज होकर के बी हो गया। इनका रेशियो आपका हमेशा
फिक्स रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझते रहोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था जिनको इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको लगाने से जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज होता है, बाहर से लगाते हैं इसको। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने वाला है। ठीक है, और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट आपको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ रिलेटिव परमिबिलिटी। इसको आप जानते हो कि जो म्यू आर है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। ये सिंपल सी बात है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको जब परमिटिविटी के बारे में बताया था तब वहाँ पर इस रिलेशन को हमने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सेम है, कोई डरने की बात नहीं है। और एक तरीके से और भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बेटा जी, कि आप कह सकते हो कि ये जो म्यू आर होता है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ से रिलेशन भी पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से जो आपका बी होगा वो कितना होगा, बी इज़ वॉट, म्यू इंटू एच होगा बेटा जी, और बी नॉट क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एच होगा। तो यहाँ से भी रिलेशन आप निकाल सकते हो म्यू आर का, कि म्यू आर कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये छोटे छोटे रिलेशन है, इसमें डरने की बात नहीं, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखना है, कभी कभी रिलेशन पूछता है। ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आता है 6 पॉइंट में जो हमको याद रखना होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मान लो अब बेटा एक टर्म आपका है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज़ है, जैसे आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपने ऐसे लिया, ठीक है ना, इस पे मान लो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H लगा दिया, ठीक है ना। अब इस पर अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H लगा दिया तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है एक लाइन में आएगा, ऐसे। डाइपोल मोमेंट अगर एक लाइन में आ जाएगा तो इसके अंदर की जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप H बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका I भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये तो श्योर है। अच्छा, आप कहोगे सर कि मान लीजिए आपके पास दो मटेरियल हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये मटेरियल हो गया आपका, इसमें भी आपने H ही लगाया, तो इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ जो आप इसका जो डाइपोल मोमेंट एक लाइन में आया वो कुछ ऐसे आया, है ना बेटा जी। इसको आपने I1 ले लिया, इसको आपने I2 ले लिया, और दोनों में मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है सेम है। ठीक है ना, तो आप बताइए I1 बड़ा है I2 बड़ा है, तो आप कहोगे सर I1 बड़ा है और I2 क्या है, छोटा है। ठीक है ना, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने से पहला वाला जो मटेरियल है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई, और दूसरे वाले की भी बढ़ी है बट पहले की कंपेयर में कम बढ़ी है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा किसकी हो गई, पहले वाले की। मतलब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब आपने अप्लाइड फील्ड लगाया और मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट एक तरफ आकर के इंटेंसिटी को बढ़ा दिए, तो उस मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है, फील्ड को ससेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। मतलब इसमें इसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है और इसकी क्या है, कम है। यानी इस वाले पार्ट में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, इसमें कम है। दोनों सब्सटेंस अलग अलग थी, तो कहेंगे पहले वाले सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो ज़्यादा है और दूसरे वाले की कम है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, ससेप्टिबिलिटी को हम कापा से करते हैं डिफाइन, कापा बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर आपने फिक्स कर दिया और अलग अलग मटेरियल ले करके आपने सब पर H लगाया, H तो सब पे फिक्स है, जिस मटेरियल में I ज़्यादा हो जाएगा
वो मटेरियल, उस मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो ज़्यादा होगी। ये कहने का मतलब है, मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी डिफाइन करता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट आगे पीछे करके, क्योंकि आप देखो मैंने आपसे बताया था कि मान लो अगर डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाया मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपका डाया अगर है, ये अगर आपका डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप अगर बाहर से फील्ड लगाते हो तो फील्ड को रिपेल कर देता है ये मैंने आपको बताया था। ये फील्ड को एब्जॉर्ब, मतलब ये फील्ड को रिपेल करने का मतलब ये अपोजिट फील्ड बनाता है, क्योंकि इसमें इंड्यूस करंट आती है ना। तो अब ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इसके डाइपोल मोमेंट जो है अप्लाइड फील्ड के अलोंग नहीं आने वाले हैं, उसके अपोजिट आने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो होती है नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव, मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब आने वाली फील्ड को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये उसका अपोज कर रहा है। इसीलिए कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है। और अगर आपकी बात करें, अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक में आप देखोगे जैसे ही आप फील्ड लगाते हो ऐसे, तो क्या करता है वो फील्ड को एब्जॉर्ब करके अपने डाइपोल मोमेंट को एक लाइन में कर लेता है ऐसे, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसमें जो है फील्ड जो है इसको रिपेल नहीं करेगा। अगर हम आपको बताते हैं कैसे क्या होगा, एक मिनट, अगर आप फील्ड को बहुत दूर लगाओगे ऐसे, अगर फील्ड को आप ऐसे लगा रहे हो तो ये फील्ड को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पर फील्ड आएगी तो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा ऐसे। ठीक है बेटा जी, ये फील्ड को अपनी अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, पैरामैग्नेटिक, और वो क्या करता है उस फील्ड से अपने डाइपोल मोमेंट को अलोंग कर देता है, जिससे कि इसका जो है इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन वो बढ़ जाता है। ठीक है बेटा जी, तो आप कहते हो कि इसका जो ससेप्टिबिलिटी इसकी जो है किसकी, पैरामैग्नेटिक की, वो होगी पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसने क्या किया, फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरीके से क्या है कि आप डायामैग्नेटिक और क्या है पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमीबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप देखना, इसके बाद हम लोग इसका रिलेशन बना देंगे, ठीक है ना। मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें मान लो डाइपोल मोमेंट एक लाइन में ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा रैंडमनेस भी रहेगा तो चलेगा, ऐसे है, ठीक है ना। तो अगर इसमें क्या, अब बताइए इस मैग्नेटिक मटेरियल में क्या डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो आपने कहा इसमें डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। तो क्या इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। जब डाइपोल मोमेंट सारे एक लाइन में आ गए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बना इनसाइड, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड बना। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से पढ़ा है। एक तो अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, वो अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आपने बायोट सेवर्ट से, एम्पियर सर्किल से आपने एक्सप्लेन किया था। चाहे वो कॉइल हो, चाहे वो वायर हो, वो भी फील्ड बनाता है। करंट अगर फील्ड बना रहा है तो उस फील्ड को आपने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर मैग्नेट अपने अंदर डाइपोल मोमेंट को एक लाइन में ला करके फील्ड बना रहा है। तो क्या इसके अंदर जो फील्ड का फॉर्मूला बनेगा, क्या करंट की वजह से जो फील्ड बन रही है उससे बनेगा? नहीं, इसका फार्मूला तो अपने हिसाब से बनेगा। यहाँ की फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ की फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब मैग्नेटाइज होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो डिफाइन होती है इस केस में वो डिफाइंड होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। मैंने अभी बताया था, तो मैग्नेट के अंदर जो फील्ड डेवलप हो गई है उसको बोलेंगे म्यू नॉट आई। आई क्या है इसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये तो मतलब डाइपोल मोमेंट, ये आपका जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर पहले से ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई से ही डिफाइन होगी,
क्यों बेटा जी? क्योंकि मैग्नेट में डाइपोल मोमेंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और करंट कैरिंग वायर या कॉइल की वजह से फील्ड आप पहले निकाल चुके हो, वो पहले का आप कैलकुलेशन कर चुके हो। तो मैग्नेट के अंदर फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक सोलेनॉइड ऐसे है, ये, ठीक है बेटा जी। मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे? सिंपल बी नॉट से। मान लो ये कितना होता है? म्यू नॉट इंटू एन आई होता है। म्यू नॉट इंटू क्या हो? एन आई होता है। तो म्यू नॉट इंटू हम इसको एच से भी डिनोट करेंगे। अभी यहाँ देखो मैंने बताया आपको है फॉर्मूला, ये देखिए। अगर हम बी नॉट की बात करें तो क्या होगा? बी नॉट ये होगा म्यू नॉट इंटू एच होगा, और एच ही आपका होता है एन इंटू आई। क्या होता है? एन इंटू आई होता है। डरने की बात नहीं, ये म्यू नॉट एन आई ही है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एच से डिनोट किया। एच आपको कितना यहाँ पर है? एन आई के बराबर। यहाँ लिख लेना एच इक्वल टू क्या है, और एच यहाँ पर है मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिफाइन किया गया है, उसको एन आई ही होगा यहाँ पर। यह तो ये आपने कहा कि सोलेनॉइड में पहले से फील्ड बनी हुई है, इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि करंट ने जो फील्ड बनाया है वो फील्ड होगा तुम्हारा म्यू नॉट इंटू एन आई। तो करंट कैरिंग जो आपका सोलेनॉइड है, इसमें जो फील्ड बना म्यू नॉट इंटू एन आई, मतलब म्यू नॉट इंटू एच बना। और जो मैग्नेट पहले से आपका रखा गया है, उस मैग्नेट ने जो उस मैग्नेट के अंदर जो फील्ड पहले से कितना है? म्यू नॉट इंटू आई है। इन दोनों फील्ड में फ़र्क ये है कि ये जो फील्ड बना है ये करंट से बना हुआ है, और ये जो फील्ड बना है ये डाइपोल मोमेंट से बना हुआ है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो पूछना आप। अब बेटा जब जैसे ही इस मटेरियल को हमने इसके अंदर इंसर्ट किया ऐसे, तो इसके अंदर जो इस सब्सटेंस के अंदर जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बी नेट, वो क्या होगा? क्योंकि ये जो मटेरियल है पहले से कितना फील्ड लेके आया था? म्यू नॉट आई लेके आया था। और सोलेनॉइड के अंदर फील्ड कितनी बनी थी? म्यू नॉट एच बनी थी। इन दोनों को सम कर देंगे तो इस सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड आएगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही था। और ये कितनी फील्ड में आया? म्यू नॉट एच में आया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। तो म्यू नॉट आई अब प्लस म्यू नॉट एच हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे बेटा? इस बी जो बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट हमने क्या किया? म्यू नॉट एच को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो आप देखोगे यहाँ क्या आ जाएगा? आई बाई एच हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +1। और आई हमने कॉमन इसलिए क्योंकि आई बाई एच हमें लाना है, क्योंकि यही तो आपका है ससेप्टिबिलिटी। तो बी नेट कितना हो जाएगा बेटा जी? बी नेट इज़ वॉट? म्यू नॉट एच इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या हो जाएगा? कापा। ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा जी? ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर ले जाओगे। अब बेटा जी ये बी नेट क्या है? बी नेट जो है इस मटेरियल के अंदर, ये मटेरियल किसी न किसी मीडियम में रखा गया, तो इस मटेरियल के अंदर जो है नेट फील्ड आपकी आ गई, ठीक है ना। नेट फील्ड कितना है? तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? जो मीडियम की परमिबिलिटी है वो ले लेंगे और इंटू एच ले लेंगे, क्योंकि एच तो हमेशा फिक्स रहता है। तो हम बी नेट को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू एच। म्यू क्या है? म्यू इज़ द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, जिसमें वो रखा गया है। और एच आपका जो है फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। आप एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपका है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा 1 प्लस कापा लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एच से एच कट जाएगा, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या आ गया बेटा जी? 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी होता है 1 प्लस कापा। ये रिलेशन आपको निकालना था, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, सर यहाँ से आपने ये वाला टर्म आपने कैसे लिखा? मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अब इसके अंदर ये, इसके अंदर मान लीजिए फील्ड बनी हुई है बी नेट, ठीक है ना। और इसका इस मीडियम की जो परमिबिलिटी कितनी है? मान लो वो म्यू है,
और आपने जो लगाया है फील्ड एच वो तो फिक्स रहता है। तो एच कैसे डिफाइन होगा यहाँ पर, एच डिफाइन कैसे होगा बेटा बताओ, ये होगा बी नेट अपॉन म्यू होगा, मतलब म्यू को चेंज करोगे तो बी नेट भी चेंज होगा। तो ऐसे ही डिफाइंड होगा ना मटेरियल के लिए आपका जो भी नेट। कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने का तरीका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें बना हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड, एच को कैसे डिफाइन करोगे। मान लो मैंने आपसे कहा ये आपके पास कोई मटेरियल है, इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है ना, B1 है। तो और इसकी जो परमिबिलिटी मान लो है ये है म्यू एम। तो क्या यहाँ पर एच को आप डिफाइन कर पाओगे, बिल्कुल डिफाइन कर पाओगे। तो इस केस में एच कितना होगा, एच होगा आपका कितना होगा B1 अपॉन म्यू होगा। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वहाँ पर हम एच को डिफाइन कर सकते हैं। बस जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बना हुआ है अंदर और अपॉन क्या कर दोगे, उसकी परमिबिलिटी से डिवाइड कर दोगे तो एच आपको मिल जाएगा। तो यह बी नेट कहाँ है, बी नेट मटीरियल के अंदर बना हुआ है, बन गया बी नेट। तो वहाँ पर अगर हम एच को डिफाइन करना चाहेंगे तो बी नेट को हम म्यू इंटू एच से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यू क्या है उस पूरे के पूरे मटेरियल की परमिबिलिटी हो गई। एच से मल्टीप्लाई करो तो आपको बी नेट निकल जाएगा और ये रिलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आई थिंक सारे बच्चों ने इस बात को समझ लिया होगा। और इसके बाद मैंने बता भी दिया आपको है कि नेगेटिव कब होगा कब पॉजिटिव होगा, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हमने कर ली है। आप कोई डाउट होगा बेटा तो हमें डिस्कस करना, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो है अगली वीडियो में बना चुका हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई डाउट होगा डिस्कस करना, 1 बाय 1 करके एक एक को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।